तो पेज नंबर 26 तक हम पूरा पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 27 हम लोगों को भी पूरा करना है। तो पेज नंबर 27 पे जो हेडिंग डली हुई है उस हेडिंग का नाम बताइए सारे। न्यूक्लियर फोर्स। कितना अच्छा टॉपिक है, तुम्हें पता है, इतना इजी टॉपिक है, तुम बिना बात डर रहे हो। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो निकाले जा सकते हैं। अभी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ प्रॉब्लम नहीं है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, दूसरे न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज है नहीं, तो आपस में बैठे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने बैठा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बिकॉज प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के सामने कैसे बैठा हुआ है? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के सामने बैठा हुआ है, दोनों के बीच में रिपल्शन भी हो रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज अ क्वाइट डोमिनेटिंग अमाउंट ऑफ फोर्स। तो रिपेल तो कर रहे होंगे डेफिनेटली, और रिपेल होने के बावजूद भी न्यूक्लियस से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, यानी इनके बीच में कुछ और भी ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। ठीक बात है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ नहीं हो रहा होगा बिकॉज उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा होगा उस पर, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन पे चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो क्या हो रहा होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन हो रहा होगा, और उस रिपल्शन की वजह से ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागने चाहिए, तो न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर निकल जाए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बीच में कुछ और भी है जो तुम्हें नहीं पता है, और वो है न्यूक्लियर फोर्स। दोनों के बीच में रिपल्शन होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लगेगा, लेकिन इनके बीच में एक अट्रैक्शन भी होता है जो हमें नहीं पता था। वो अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से भी स्ट्रॉन्गर फोर्स है। हमने पढ़ा था द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा और तेज हुआ कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा कौन सा हुआ? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए, और रिपल्शन की वैल्यू होनी चाहिए के Q1 Q2 अपॉन में R²। ये रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए थी। इस रिपल्शन होने के बावजूद भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी इनके बीच में कुछ तो चक्कर है बाबू भैया, कुछ तो इनके बीच में लग रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। वो है क्या? न्यूक्लियर फोर्स। वो न्यूक्लियर फोर्स है। फिर एक जापानीज साइंटिस्ट है, उनका नाम था एच युकावा। उन्होंने कहा कि दो न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्स लगने का, या दो प्रोटॉन्स के बीच में, या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने का कारण है एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी विच इज कॉल्ड एज अ डॉग एनालॉजी, हिंदी में उसे बोलते हैं कुत्ता थ्योरी। वो उन्होंने थ्योरी बड़ी सिंपल से दी। उन्होंने कहा मान लीजिए एक गली में दो कुत्ते रहते हैं, मान लीजिए एक गली में दो कुत्ते रहते हैं, और दोनों बड़े बाहुबली और बलशाली हैं, मतलब एक दूसरे को मारने के लायक हैं। ऐसा नहीं कि एक कमजोर है, जैसे हमारी गली में एक कुत्ता है काला, वो जो चितकबरी वाले को उसको खाना नहीं खाने देता, तो कभी खाना डालो तो काली खा जाती है सारा खाना। वो जो सफेद सफेद वाला होता है वो खाना नहीं खाता, काली वाली सारा खाना खा जाती है। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग यू गाइस, तुम देख ऐसे मत देख मुझे घूर के, मेरी फटती है ऐसे, तो ऐसे मत बोल। तो जस्ट कंपेयरिंग दिस। तो मान लीजिए दो कुत्ते हैं और दोनों बहुशाली हैं, तो सब वो एक दूसरे को मार देंगे, तो हमने कहा खाना दे दो। तो हमने कहा दोनों की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? क्योंकि खाना खाते वक्त कुत्ते आपस में पता क्या करते हैं? दे फाइट एक्चुअली। अच्छा, माँ बेटी से भी लड़ती है, तुमने देखा कभी कुत्तों को? जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो आपस में माँ बेटी भी लड़ लेते हैं खाने के लिए। जानवर को जानवर इसलिए तो बोला गया कि जान नहीं है, मन नहीं है,
तो वो क्या करते हैं, आपस में फूड एक्सचेंज नहीं करते। और मान लीजिए फूड एक्सचेंज करने की नौबत भी आई तो सिर्फ तभी आएगी जब दोनों ही इक्विवेलेंटली स्ट्रांग होंगे। तो युकावा ने कहा कि if two dogs want to exist in a same street, they must exchange their bones. बोन मतलब वो जो कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती खाने के रूप में, वो एक्सचेंज कर ले। तो two protons can exist in the same nucleus only when they exchange some bone, and that bone according to Yukawa is a पाइमेजॉन। क्या बोलते हैं उसको, पाइमेजॉन बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो पाइमेजॉन का एक्सचेंज। अब सवाल है सर हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाइमेजॉन भी होता है क्या? तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा स्टैटिस्टिकल पार्टिकल, क्वांटम स्टैटिस्टिकल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा फर्मियॉन्स, आपने सुना होगा बोसॉन्स, ये होते हैं मेसॉन्स, पाइमेजॉन्स। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या होते हैं, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाइमेजॉन्स का एक्सचेंज होने की वजह से दे सिट टुगेदर। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स अकॉर्डिंग टू युकावा is due to the exchange of pi mesons between them। भाई प्रोटॉन के बीच में पाई मेजॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसने से पाई मेजॉन दे दिया, इस पे आ गया पाई माइनस, इस पे आ गया पाई प्लस, इसने वापस से मेजॉन दे दिया, ये हो गया पाई माइनस, ये हो गया पाई। अब इस चक्कर में आपस में बैठे रहते हैं। और टू डॉग्स कैन सर्वाइव इन अ सेम स्ट्रीट ओनली व्हेन दे विल बी गोइंग टू एक्सचेंज देयर फूड, दे विल बी गोइंग टू एक्सचेंज देयर pi meson, only then they can survive, and due to this exchange there is a force called as a nuclear force। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका एक नाम और रखा गया, इस फोर्स को रखा गया नाम एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स बता सकता क्यों रखा गया इसका नाम? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। इसलिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि why nuclear force is assumed to be exchange force, because nuclear force exists due to exchange of pi mesons। पेज नंबर 28 पे ना देखो 7th पॉइंट लिखा हुआ है, ये 7th पॉइंट। हम ना न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है एक्सचेंज फोर्स। H. Yukawa suggested that the nuclear force between two nucleon arises due to the constant exchange of pi mesons between them, and that is the reason why, लिखो वहां पे, that is the reason why nuclear force is called exchange force। That is why nuclear force is called as exchange force। nuclear force is called exchange force। न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स। अच्छा, क्या मेरा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? जी हाँ, न्यूक्लियर फोर्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स से भी ज्यादा है। द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे भी स्ट्रॉन्ग। If we calculate the ratio of the forces, this comes out to be 1:10⁻36 to 10⁻38। पेज नंबर पिछले वाले पे चले जाओ, 27 पे लिखा हुआ है रेशो। समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान देंगे जरा बोर्ड में। अभी ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लग रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये हमारा एक्सचेंज फोर्स है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स भी है। शॉर्ट रेंज क्यों? बिकॉज इन दो प्रोटॉन्स के बीच में ये दो न्यूट्रॉन। अच्छा सुनो, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ दो प्रोटॉन के बीच में नहीं लग रहा होता। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उनके उसमें रिपल्सन तो था ही नहीं, फिर भी एक्सचेंज तो हो रहा होता है। इसलिए एक्सचेंज फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स सब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा होता है। यानी चार्ज है या नहीं है, भाई न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है ही नहीं, फिर भी एक्सचेंज फोर्स लग रहा है, फिर भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। इसीलिए हमारा न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स भी कहलाता है। कौन सा बोला? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? जरा चेक करो, क्या लिखा हुआ है? चार्ज इंडिपेंडेंट। भाई एक एक करके बीच में से थेरे उठा रहे, समझ में आ रहा है क्या? दोबारा शुरू करेंगे, बोलो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? दीदी पहले तो मैं माफी चाहूंगा, तुम्हें बुरा ना लगाओ,
ठीक है, लड़कियों को ऐसे बोला नहीं जाता, बट मजाक मजाक में बोल दिया। हाँ, तो मैं क्या पढ़ रहा था, जो बोतलें फेंक फेंक के मार रही हैं अब तो, विद्रोह हो गया यहाँ पे। पैर मत छू उसके। अच्छा, बॉटल उठा रही है। बोलो क्या पढ़ाया? न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स? एक्सचेंज फोर्स। क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में पाइमेजॉन का, भाई दोनों के बीच में रिपल्शन होना चाहिए था, उसके बावजूद भी ये बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि पाइमेजॉन का एक्सचेंज हो रहा है। चार्ज बॉडी पे, चार्ज एंटिटी पे है नहीं है, न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्सचेंज चल रहा है, प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज चल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज कर रहा है, तो चार्ज है नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज कॉल्ड एज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। दूसरा, क्योंकि तुम्हें मालूम है चार्जेस की वजह से स्पिन डेवलप होती है, वजह से पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन, तो ये ऑफ कोर्स स्पिन पे डिपेंड करता है, बिकॉज स्पिन रिप्रेजेंट दी ओरिएंटेशन, कि मुंह फेर के बैठे या आमने सामने, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ स्पिन। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज द सिक्स्थ पॉइंट। हम रेंडमली चल रहे हैं बट कनेक्शन बना के चल रहे हैं। वी हैव अ सिक्स्थ पॉइंट, स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट मतलब कि अगर हमारे स्पिन से पैरेलल हुए तो हमारा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर एंटी पैरेलल हो तो हमारा फोर्स वीकर होगा। अगला, कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये बॉडी है, मास m है, ये बॉडी है, ये मास m है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्या? हाँ सर होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यहां होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहां होगा। यानी जो फोर्स है वो कहां लग रहा है? फोर्स जो है वो सेंटर पे लग रहा है। इसलिए जो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कैसा फोर्स होता है? वो होता है हमारा सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो सेंटर पे लगता है। लेकिन तुम बताओ प्रोटॉन का कौन सा सेंटर होगा, न्यूट्रॉन का कौन सा सेंटर होगा? इसलिए उस फोर्स को क्या बोला जाता है? नॉन सेंट्रल फोर्स। क्या बोला जाता है? नॉन सेंट्रल फोर्स। तो पेज नंबर 28 पे ही 8वां पॉइंट कौन सा लिखा है? नॉन सेंट्रल फोर्स। तो लिखा है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, और गलत लिखा हुआ है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस लिखा हुआ, उसे ठीक कर लो। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स होना चाहिए वहां पे। क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 8 में छोटी सी करेक्शन है। क्या करेक्शन है? द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। यहां तक क्लियर है क्या बातें? आगे आ जाओ जरा फटाफट बोलो। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है जो दो न्यूक्लियस के बीच में लगता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? हाँ सर। एक्सचेंज फोर्स है? हाँ सर। स्पिन डिपेंडेंट है क्या? हाँ सर। नॉन सेंट्रल है क्या? हाँ जी सर। और क्या बताया था? चार्ज इंडिपेंडेंट है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब बात चल रही थी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? सर बहुत कम है, इसलिए ये क्या है? हमारा शॉर्ट रेंज फोर्स है। पॉइंट नंबर कौन सा है इसका? 2। कौन सा पॉइंट नंबर है? पॉइंट नंबर, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा देखो, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसके आगे एक और प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन इससे इंटरैक्ट करेगा, ये इससे नहीं करेगा। इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट, कि आप अपने पड़ोसी से ही एक्सचेंज कर सकते हो। आप अपने पड़ोसी से ही पाइमेजॉन एक्सचेंज कर सकते हो। आप अपने पड़ोसी से ही न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब आपका न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, पड़ोसी के बीच में नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट, यानी कि पॉइंट नंबर 5 ढूंढे क्या? पॉइंट नंबर 5 तो लिखा हुआ है क्या? दैट न्यूक्लियन इंटरैक्ट ओनली विद द नेबरिंग न्यूक्लियन। चाहे दो प्रोटॉन हो, चाहे दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में लगता है, सबके बीच में लगता है। बात समझ में आ गई यहां तक? स्टेशनरी मतलब नहीं, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे आर डिस्टर्ब्ड। स्टैटिक तो कुछ भी नहीं है, मतलब बैठे हुए होते हैं। हाँ, मतलब कुछ तो मोशन होता होगा, हम तो स्टैटिक मान कर चल रहे हैं। वैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बस कुछ तो एनर्जीज होंगी। चलिए, स्पिन ना किसी भी चार्ज के ना स्पिन्स होती हैं, मतलब उनकी ओरिएंटेशन, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर, उसका नाम क्या था? अजीब सा नाम था उसका, स्पिन बोलते थे, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ, ऐसा कुछ याद है? सारे चार्जेस पे होता था, जिस आइडेंटिटी पे चार्ज होगा उस पे भी होगा, इसलिए स्पिन डिपेंडेंसी होगी। चले प्रोटॉन प्रोटॉन पे
नॉन सेंट्रल होते हैं कि हाँ लग रहा है फोर्स, नहीं पता। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगता है बताइए? एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, बताओ कहाँ फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन सेंट्रल फोर्स, क्योंकि इसका कोई साइज तो लेते नहीं ना। कभी देखा है इलेक्ट्रॉन का साइज सर्कल बना दिया, स्फीयर बना दिया? नहीं बनाते, इसलिए नॉन सेंट्रल बोलते हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं, वो लग रहा होता है बस, बिकॉज किसी एक पॉइंट पे लग रहा होता है, इसीलिए देर आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं ना? ठीक है, अभी एक पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 3, जरा चेक करो क्या लिखा है? वेरिएशन विद अ डिस्टेंस। एक ग्राफ बनाओ। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये न्यूक्लियॉन का एक ग्राफ बना रहा हूं। न्यूक्लियॉन्स के डिस्टेंसेस का पोटेंशियल के साथ उसका ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। पॉइंट लिखो इसके। Look at the potential energy. The potential energy. The potential energy between two nucleons is minimum. Between two nucleons is minimum. Between two nucleons is minimum. Minimum at 0.8 Fermi meter. 0.8 Fermi meter. 0.8 Fermi meter. लिखो फॉर उसको ना हम डिस्टेंस को ना आर बोल रहे हैं। आर का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। कहीं ग्राफ के ना साइड में लिख लो आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि मैं बार बार ना डिस्टेंस बिटवीन नहीं बोलूंगा, मैं आर बोलूंगा, ठीक है। तो आर को लिख लो, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ऐसे में ना बार बार डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा आर। देखो फॉर आर इक्वल, सेकेंड पॉइंट मतलब पॉइंट्स में लिखना, फॉर आर नियरली इक्वल टू 4 फर्मी मीटर, फॉर आर इक्वल टू nearly equal to 4 Fermi meter, the nuclear force becomes 0. न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स 0। देखो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स ना बराबर प्रोपोर्शनली चल रहे हैं, तो अगर 4 फर्मी मीटर के आसपास अगर मैं आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इंट्रैक्शन अमंग बोथ। तो अगर 4 फर्मी मीटर मेरा डिस्टेंस है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। यानी 4 फर्मी मीटर पे पोटेंशियल कितनी आ गई, 0। फोर्स कितना आ गया, 0। यानी कि 4 फर्मी मीटर इज अ लार्ज डिस्टेंस। भाई जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना लार्ज हो गया। इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज,
हाँ, तो मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, फॉर R is nearly equal to 4 Fermi-meter, the nuclear force becomes 0, ब्रैकेट में लिखना potential energy is 0, as potential energy is 0, as potential energy is 0, that indicates that nuclear force is a short range force. That indicates that the nuclear force is a short range force. अच्छा, इमेजिन करो R की वैल्यू R0 जो है, जब 0.8 फर्मीमीटर है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, -100 है, यानी मैक्सिमम है इस तरफ ना, और इस वाली वैल्यू पे मैंने क्या लिखवाया है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, बिकॉज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो ये मैंने R0 लिया है। अच्छा, इससे ग्राफ का इधर वाला पोर्शन देखना और इससे ग्राफ का इधर वाला पोर्शन देखना, इधर वाला और इधर वाला। आप एक काम और कर सकते हो, और बेहतर कंसिडरेशंस के लिए यहां लिख सकते हो अट्रैक्शन, ठीक है, और यहां लिख सकते हो रिपल्शन। यहां लिख लिया अट्रैक्शन, यहां लिख लिया रिपल्शन। ये ग्राफ पक्का आना है इस साल ना एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इस पे। यहां लिख लिया अट्रैक्शन और यहां लिख लिया रिपल्शन। आप इसको ऐसे समझो। अच्छा, एक ना कहानी से समझते हैं इसको, वो मेरे ख्याल से ज्यादा याद रह जाएगी। सुनो, तो कहानी है 16 साल के लड़के की, जिसे 11th क्लास में ऑनलाइन किसी से प्यार हो गया। ठीक है, तुम खड़े क्यों होंगे बेटा, तुम ही हो गया वो। तो बेसिकली हुआ ये कि लॉन्डो को समझ में तो आता नहीं कहां कितना डूबना है, तो उन्होंने जीने मरने की कस्में खा ली। अब जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि ऑनलाइन मिली, वो लड़की थी युगांडा की, ठीक है, अब बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मिनिमम थी। उस टाइम में ना तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ना तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बट ये था कि ये मिल गई तो लाइफ सेट है। फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और आपने मेहनत करके सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, NIT त्रिचिपली इज द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग NIT कॉलेज, और देन इट बिकम्स मैक्सिमम, यानी उस टाइम में अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया था। इंजीनियरिंग करी, मम्मी से मिलवा दिया और मम्मी को बोल दिया मेरी वाली अलग है, और उसके बाद तुम्हारी होगी शादी, एंड देन द होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स अगेन जीरो, एंड द होल फोर्स कन्वर्टेड फ्रॉम अट्रैक्शन टू रिपल्शन, क्योंकि शादी के बाद तो ऐसा ही होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स कन्वर्टेड इनटू आफ्टर यू रीच टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। Therefore, the minimum distance between two nucleons can be 0. If the distance between two nucleons reaches to the lower value of 0.8, the attractive force becomes converted to, भाई दो न्यूक्लियॉन्स पास पास आने लगे, पास पास आने लगे, पास पास आने लगे, शॉर्ट रेंज तो था, ठीक है, 0.8 फर्मी मीटर से भी कम होने लगे, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा शुरू। मेरे पास समझ में आई क्या, कि अट्रैक्शन से बात शुरू होती है, एक टाइम आता है जब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और फिर वो अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या। तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फोर्सेस आर जीरो, व्हेन शी इज इन कॉलेज फोर्सेस आर बिकम मैक्सिमम, कि मेरी वाली अलग है, और फिर सबको लगता है कि सबकी जैसी ही है, एंड दैट अट्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू रिपल्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको अंग्रेजी में अलग तरीके से लिखवा रहा हूं, बस अभी याद तो रहेगा ना। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बना ऐसा कि पहले अट्रैक्शन थे, पहले कुछ नहीं था, अट्रैक्शन बढ़े, और जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए उसके बाद क्या हुआ, अट्रैक्शन जो है रिपल्शन में परिवर्तित हो गया। चलिए जी लिखिए, फॉर आर लेस देन आर नॉट, फॉर आर लेस देन आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जीरो के पास जा रहा है। बोलो हाँ, मैं बोलो तो सही यार, वो कहां जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस,
and hence it indicates that there is a strong repulsive nuclear force. Hence it indicates there is a strong repulsive nuclear force. हाँ बेटा, for R, second last point है, for R greater than R naught, strong repulsive nuclear force. Hence indicate, क्या लिखा है? There is a strong repulsive nuclear force. Last point लिख रहे हैं इसका, for R greater than R naught, potential energy decreases. Potential energy फिर भी क्या कर रही है? Decrease हो रही है. Indicates attractive nuclear force. Indicates attractive nuclear force. बात समझ में आई क्या नहीं? एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स पे से ये ग्राफ भी पूछा जाता है. एग्जाम में सिर्फ ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस. हाँ, या फिर न्यूक्लियर फोर्स. पता कैसे सवाल पूछेंगे? ध्यान दो सारे. पूछेंगे कि वाई न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड एज चार्ज इंडिपेंडेंट. बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ऑल्सो. वाई न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एच युकावा न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ. व्हाई न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स टू न्यूक्लियॉन्स स्टेज टुगेदर. समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक है, जहां तक पढ़ाया जाएगा खत्म करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे. लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑफ कोर्स न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियाई. शुरू करें. ये मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियाइड है. ये न्यूक्लियाइड है. ऑनलाइन वाले बच्चे, हम पेज नंबर कौन से पे हैं बेटा? ऑनलाइन वालों 10-15 मिनट और पढ़ा रहा हूं, ठीक है? देखो ये तो भाग भी नहीं सकते, तुम तो भाग सकते हो, जैसे तुम्हारी टेंशन ज्यादा है. चलो, मान ली न्यूक्लियाइड है. ये XZA का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? A माइनस Z. कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? Z. अच्छा, अब टेक्निकली मुझे मालूम है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग है. न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है. तो मान लीजिए मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन Mn है और मास ऑफ ईच प्रोटॉन Mp है. तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स? Z इंटू Mp. बोलो हाँ या ना? बिकॉज Mp इज द मास ऑफ ईच प्रोटॉन multiply by total number of protons, that will be what? Total mass of all the protons. अच्छा, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? A minus Z multiply by Mn will be what? Total masses of all the neutrons available. दोनों को अगर मैंने सम किया तो according to you guys what is this stands for? Mass of the nucleus. हाँ या ना? मास ऑफ द न्यूक्लियस. चलो बड़ा एक absurd से एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में 4 तो प्रोटॉन्स हैं और 3 न्यूट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? और हर प्रोटॉन का 1 किलो मास है और हर न्यूट्रॉन का 2 किलो मास है. बिकॉज न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है. absurd एग्जांपल ले रहा हूं मैं वैसे, ऐसी कहानी के लिए. According to you people, what is the total mass? Mass of nucleus कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3. 4 प्लस 6 कितना आ गया? यानी कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? बात समझ में आ रही है? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ गया? 10 किलो. 10 किलोग्राम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस.
लेकिन जब मैंने इसे तराजू पे रखकर तोला, पहली बात तो कितना गंदा एग्जाम्पल ले रहे हो सर, 10 किलो का मान लो कर लिया, किसी तरीके से हाइपोथेटिकल बातें चल रही हैं, जैसे सपने में होता है ना कि भाई साहब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पृथ्वी को हम बचा रहे हैं, है ना, हम शिवा बन गए हैं। मेरे लौंडे को सपना आया भी पीछे, उसका पापा आग, पापा आग। उस रात को शिवा दिखा दी थी मैंने, वो ब्रह्मास्त्र दिखा दी थी, वैसे आग का है, पापा आग, पापा। मैं कहा हाँ तू ही बचाएगा दुनिया को। तो मास ऑफ न्यूक्लियस 10 किलो आया, मैंने उठा के तराजू पे रख दिया, मास निकल कर आया 9.4 किलो। कितना आया? यानी एक्चुअल मास आया 9.4 किलो। मास कितना होना चाहिए था? मेरे अनुसार, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार 10 किलो मास होना चाहिए था, मास कितना निकल कर आया? इसके पीछे की थ्योरी है, थ्योरी ये है कि जब न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा करके बांधकर न्यूक्लियस बनाया होगा, तो उसको बांधने के लिए आपने वर्क किया होगा, और वर्क किया होगा तो कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। तो एनर्जी कहां से आती है? अभी पढ़ाया, एनर्जी मास से आती है। तो ये जो 0.6 किलोग्राम का मास आपने खर्च करके आपने जो एनर्जी बनाई होगी, उस एनर्जी से ही आपने न्यूक्लियॉन्स को बांधा होगा। इसीलिए जो आप मास मेजर करते हो और जो एक्चुअल मास होता है उसमें डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या टॉपिक बना हमारा? मास डिफेक्ट। तो ये मैंने मेजर किया बच्चों, ये मैंने मेजर किया, ये ज्यादा ही होगा हमेशा, लेकिन जो एक्चुअल मास है हमारे न्यूक्लियाई का वो ये है, बोलो हाँ या ना। जो भी आपने मेजर किया था 9.4 किलो, ये दोनों में डिफरेंस होगा क्या? हाँ। और इसी के डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया बच्चों? मास डिफेक्ट। इसको हमने मास डिफेक्ट नाम दिया। तो मास डिफेक्ट इज नथिंग बट, यार अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना, अभी रोकता हूं, ठीक है? तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, आ रहा है तुम लोगों को समझ में? अगली क्लास में पढ़ाऊं या देखा है? नहीं, एक्चुअली खत्म हो गया, एक्चुअली बस पढ़ा दो। चलो रोकते हैं ना, रोकते हैं। नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ शेड्यूल। रुको रुको।